अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। ख्वाजा साहब, सब खैर है ना? एडीसी सियालकोट की गिरफ्तारी, मामला क्या है? वजीर दिफा अफसर शाही से नाराज क्यों हैं? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जो नून लीग के अहम सतून और नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी साथी समझे जाते हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे देने की खबरों की तरदीद की है और समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर ख्वाजा आसिफ ने लिखा है कि खबर देने वाले ने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात बयान की हैं। उन्होंने वजारत से इस्तीफा नहीं दिया और सोशल मीडिया पर यह खबरें सामने आ रही थीं कि सियालकोट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की गिरफ्तारी के मामले पर वजीर दिफा ने नवाज शरीफ को अपना इस्तीफा भिजवा दिया था। ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में पाकिस्तान की अफसरशाही से मुतल्लिक इंकिशाफ किया था कि मुल्क की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी है और शहरियत लेने की भी तैयारी कर रही है। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पीटीआई का ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट क्या सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा? सेम पेज की मजबूत हुकूमत तहरीक इंसाफ को बार बार मुज़ाकरात की मेज पर आने का क्यों कह रही है? 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त क्या पीटीआई का बड़ा शो करने का ख्वाब ही रहेगा? तहरीक इंसाफ की मुजामती तहरीक ताकत के तवाजुन में कोई हलचल पैदा कर सकती है? उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नशिस्त से आउट, क्या महमूद खान अचकजई नए अपोजिशन लीडर होंगे? सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कौन होंगे? और मुज़ाकरात की घंटी पीटीआई के गले में बांधेगा कौन? इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से सजाओं के बाद नाहल होने वाले पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाइयां जारी हैं। आज कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऐवान ज़री में 3 अहम ओहदे वापस ले लिए गए। उमर अयूब को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाकर उनसे चैम्बर वापस ले लिया गया, जबकि NA 18 की नशिस्त को खाली करार दे दिया गया। जरताज गुल का पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी इंसानी हकूक की चेयरमैनशिप खत्म कर दी गई, जबकि जरताज गुल को कायमा कमेटी इंसानी हकूक की रुकनियत से हाथ धोना पड़े। मजमूई तौर पर पीटीआई के 7 अरकान असम्बली से 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत वापस ले ली गई है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाज किया और अब 5 रोज बाद 14 अगस्त को एक और एहतजाज करने की तैयारी कर रही है, जिससे यह जाहिर हो रहा है कि पीटीआई ने अब मुस्तकिल तौर पर मुजाहमत की पॉलिसी अपना ली है और इस पर वो किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार नहीं। 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब रहा या नाकाम, हुकूमत और अपोजिशन इस पर अपना अपना बयानिया लेकर चल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुताबिक 5 अगस्त को एहतजाज के लिए कोई नहीं आया और गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी ने तंजन कहा कि वज़ीर आला गंडापुर ने फिर नाक कटवा दी। दूसरी तरफ बानी पीटीआई एहतजाज की कामयाबी पर कारकुनान को शाबाशी दे रहे हैं। इससे कदा नजर के जेल से बाहर की क़यादत इस पर तकसीम है और 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब था या नाकाम, बैरिस्टर गोहर का इस बारे में कहना था कि अवाम ने भरपूर साथ दिया, एहतजाज कामयाब रहा। पीटीआई के चेयरमैन एहतजाज की कामयाबी की बात कर रहे हैं, जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, पार्टी में इस पर बात करेंगे। ताहम पीटीआई 14 अगस्त के एहतजाज के हवाले से कदरे पुरुमीद है कि इस रोज कम अज कम दफा 144 नहीं लगेगी, कारकुनान बड़ी तादाद में घरों से निकलेंगे और शायद तब तक कासिम और सुलेमान भी पाकिस्तान आ जाएंगे। जबकि अज़मा बुखारी ने यौम आज़ादी पर एहतजाज करने की पीटीआई की कॉल को अफसोसनाक करार दिया। एहतजाज और इल्जामात और जवाबी इल्जामात की इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है और इसने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात करने की ऑफर की है। वैसे तो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात दिसंबर और जनवरी में हुए थे। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के इनेकाद और जेलों में बंद अपने कारकुनान की रिहाई समेत कई मुतालबात पेश किए थे, जिन्हें हुकूमत ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। इसके नतीजे में मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए थे और बेनतीजा खत्म हो गए थे। अब एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सियासतदानों को सजाएं नहीं होनी चाहिए, मुज़ाकरात के लिए बंद कमरे में बैठना होगा। इससे आम आदमी और सियासतदान दोनों का फायदा होगा। आए बैठते हैं, हम पहले भी तैयार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं, लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में मैंने कल भी अर्ज़ किया था, डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। सियासतदान
कि तरबियत ही डायलॉग है। आए, इस डायलॉग के लिए बैठे, सर जोड़ के बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात करने की दावत देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने तो कहा है कि मुल्क की बेहतरी के लिए आपस में बैठ जाएं। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने भी इस मामले में वो पेश रहे और उन्होंने भी पीटीआई को मुज़ाकरात करने का कहा। मैं दावत देता हूँ हुकूमत की तरफ से बैठ के तय कर लें। नकात ऐसे हैं यार, मुल्क की मैशत को ठीक करने के लिए हम इकट्ठे हैं, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के लिए इकट्ठे हैं, सोशल जस्टिस देने के लिए हम इकट्ठे हैं, मुल्क में तालीम के लिए, सेहत के, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करना, ये ना करें। मैं इंशाल्लाह ताला जो इस सिलसिले में रुकावटें हैं पॉलिटिकल लोगों की इमरान खान से मुलाकात में, वो मैं दूर करूँ। आपके सियासी लोग इमरान खान से मिले, हमें क्या प्रॉब्लम है इसमें? एज ए पॉलिटिकल वर्कर अगर कोई सियासी बंदा मिलेगा ना, वो खैर की बात करेगा। सियासी और जमहूरी लिहाज से हुकूमत की ये पेशकश बहुत अच्छी है, लेकिन तलाल चौधरी का बयान इस पेशकश का असर जायल करने का बायस भी बन सकता है। 9 मई किसने किया? पीटीआई ने किया। किसके लोगों ने किया? इनके कारकुनों ने किया। पंजाब की अदालतों से फैसले आ रहे हैं, पेशावर की कोर्ट स्टे दे रही है। इससे ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है? आप किसके साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हैं? फैसला करें। दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? जबकि वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल कहते हैं कि बानी पीटीआई माफी मांगे तो सजाएं खत्म हो सकती हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, ये कोई 9 मई के ऊपर सजाएं मिलने का ये मतलब तो नहीं है कि बातचीत के दरवाजे जो है वो बंद हो गए। ये तो जिन लोगों ने 9 मई के अंदर जो शामिल थे उनको सजाएं हुई हैं। बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, हुकूमत की तरफ से तो कभी नहीं बंद हुए। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, तस्लीम करते हैं अपना गिल्ट और कोई माफीनामा लिखते हैं या कोई मर्सी पिटीशन लिखते हैं, तो शायद फिर जो कानून में गुंजाइश मौजूद है। यानी ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। बानी की माजी करीब की सियासत को देखें तो इसमें माफी की तो क्या कोई सूरत हाल ही नजर नहीं आती। जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो उमर अयूब के बकौल पीटीआई कठपुतलियों से मुज़ाकरात नहीं करेगी। एक और अहम मामला 12 पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की नाअहली के बायस होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का है और इस हवाले से बानी पीटीआई ने एक्स पर लिखा है कि वो फिर वाज़ेह कर रहे हैं कि नाअहल होने वालों की नशिस्तों पर कोई इंतखाबात नहीं लड़ेगा और ये नशिस्तें उन्हीं का हक है। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का मतलब होगा कि हम इनके नाजायज़ अमल को जायज़ करार दे रहे हैं, जबकि इन इंतखाबात में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने की बात कुछ दिन पहले अलीमा खान साहिबा ने की थी। बैरिस्टर उमैर न्याजी ने भी कहा कि पीटीआई की सियासी कमेटी की राय है कि ज़िमनी इंतखाबात का मैदान खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जबकि पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने इस मामले पर बानी चेयरमैन से मुशावरत करने का कहा, जबकि उन्होंने कहा कि वाज़ेह कर दिया है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा रहेगी। अगर जो पीटीआई के नाअहल होने वाले पार्लियामेंटेरियंस अपनी सजाओं के खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहे हैं और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया है, लेकिन इसके बावजूद ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने से पीटीआई को क्या फायदा होगा? 1985 में एमआरडी ने जनरल ज़िया के गैर जमाती इंतखाबात का बाइकआउट किया। बेनजीर भुट्टो ये इलेक्शन लड़ना चाहती थी, मगर बाइकआउट की सियासी गलती ने एमआरडी को बहुत नुकसान पहुंचाया। 2008 में भी एपीडीएम ने आम इंतखाबात का बाइकआउट किया और इसके अलावा भी सियासी जमातों ने इनफरादी तौर पर आम इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात, बल्दी इंतखाबात का भी बाइकआउट किया, जिससे वो सियासी तौर पर काफी कमजोर हुए और बाद में इख्तिदार में आने के बाद उन्हें सख्त मेहनत करना पड़ी। जबकि पीटीआई माजी करीब में भी कौमी असम्बली से इस्तीफे और 2 असम्बलियां तोड़ने की गलती कर चुकी है। ऐसे में ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करने का फैसला उसे कितना नुकसान पहुंचाएगा और यह हुकूमत के लिए कितना फायदेमंद होगा, जो कि साल के आखिर में 27वीं आईनी तरमीम लाने का सोच रही है, जिसमें अदलिया, वफाकी इकाइयों, पार्लियामान की मुद्दत, इंतखाबी इस्लाहात, एनएफसी अवार्ड और रियासती इदारों के किरदार के हवाले से भी अहम तब्दीलियां लाने की बाज़गश्त है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना साहब मौजूद हैं, राना एहसान अफजल साहब। सर बहुत शुक्रिया राना साहब टाइम देने के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो मैं जानना ये चाह रहा हूं कि टीवी जो है ये तो इम्पैक्ट का मीडियम है, बेसिकली फुटेज का मीडियम है। इसे कहा ये जाता है कि भाई जो आपका एक्शन है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये आपके एक्शन से ज़्यादा ये लाउडर है। आज ख्वाजा आसिफ साहब की जो तस्वीर रिलीज़ की गई, जो हम तक पहुंची, जो मीडिया ने नशर की, उसमें वो लोग नीचे लिखना शुरू हो गए, अजीबोगरीब बातें, अजीबोगरीब दास्तान कोई, और ज़ेब दास्तान कहीं की कहीं उस तस्वीर को ले गई। मैं जानना ये चाह रहा हूँ सर, सब ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड, मतलब ये कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही हैं, उसमें
सियालकोट की कंट्रोवर्सी, फिर ख्वाजा साहब का ट्वीट ब्यूरोक्रेसी को लेकर, फिर एडीसीआर की वहाँ की गिरफ्तारी, आज की हंगामी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से। पीएम ऑफिस में सर कोई हलचल तो नहीं है, सब ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पीएम ऑफिस और पाकिस्तान की हुकूमत जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। देखें, जो आपने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई, जब कोई किसी के पास इंफॉर्मेशन आती है, जिस तरह ख्वाजा साहब के पास ऐसी इंफॉर्मेशन ज़रूर आई होगी कि ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, अगर उसने डुअल सिटीजनशिप ली हुई है या पैसे कहीं पार किए हैं, तो उस बेसिस पे उन्होंने ये ट्वीट किया। और मैं समझता हूँ अब उस ट्वीट के बाद ये मामला रुक नहीं जाना चाहिए, उसकी तहकीक होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक दार बीबी की बात आपने की, तो वहाँ देखें, ये कोई मिनिस्टर की तरफ से या हुकूमत की तरफ से तो ये इकदाम नहीं लिए गए। अगर कहीं 144 नाफिज है, तो जाहिर सी बात है पुलिस जो होती है उस वक्त वो जो जो भी अफसर या जो लोग हैं वो ड्यूटी कर रहे होते हैं ऑन ग्राउंड, तो फिर वो अपने ऑर्डर्स के मुताबिक चलते हैं। और देखें, मैं भी ये समझता हूँ कि उनको गिरफ्तार करके ज्यादा न्यूज़ बनी, अगर उनको गिरफ्तार ना करते तो बेहतर होता, तो ना इतना बड़ा मामला बनता, ना कोई इतनी तनकीद होती। तो गिरफ्तारी करके कौन सा कुछ मिला, तो कोई हलचल नहीं है। देखिए, मियां नवाज शरीफ तो हमारे कायद हैं और ख्वाजा साहब उनके दरीना साथी हैं, उनके दोस्त हैं पुराने, तो वो उनसे जरूर मिले, लेकिन कोई हलचल या कोई तूफानी आंधियां या कोई जो है वो धुएं की कोई जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई ऐसा कोई मामला नहीं है। अच्छा राना साहब, ख्वाजा आसिफ जो हैं वो सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के मामलात हों या ख़ास तरह के मामलात, ख़ास तरह के हालात में भी जब कोई अहम तरीन तैनाती होनी हो, तो उनकी कमेंट्री बहुत क्लास की सर होती है, बड़ी नफी तुली लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेके चलते हैं। अब लोग अफवाहें ये फैला रहे हैं कि नून लीग के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब को शायद हटाने का कोई प्रेशर है। इस तरह की अफवाहें, सोशल मीडिया सारे का सारा उससे भरा हुआ है। कुछ फ़ोन कॉल्स भी आप घुमाएं तो पहली बात यही सुनने को मिल रही है। आप समझते हैं कि इस तरह की अफवाहों में किसी तरह की कोई हकीकत है? क्योंकि ख्वाजा साहब तो बड़े अच्छे लिंक्ड हैं हर जगह उनकी अच्छी सुनवाई है, अच्छे तरीके से वो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है सर। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के बेहतरीन सियासतदानों में से उनका शुमार है, एक्सपीरियंस्ड हैं, और उनकी जो कंट्रोवर्सी एक इस्लाम अब इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में भी बनी, उन्होंने दो टोक बात की, और जो समझते हैं, समझ बूझ रखते हैं पाकिस्तान की तारीख की, उन्होंने उनकी तायीद की उनकी बातों की, और वो जो बातें थी वो पाकिस्तान के बेनिफिट में थी। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि कोई रेजिग्नेशन के मामला नहीं है, कोई ऐसी कोई प्रेशर नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, और जो है इंशाल्लाह ही विल बी लीडिंग, और वो लीड करते रहेंगे। ये सारे रूमर्स हैं और सारी ये जो गॉसिप है ये बिल्कुल 0/0। नहीं तो पंजाब गवर्नमेंट गिरफ्तारी से पहले अगर इस तरह के मेयर्स ले लेती, अब गवर्नमेंट जो है वो उनके अपने वजीर आमने सामने खड़े हो गए इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर। और आप देखिए पिछले 5-7 मिनट से मैं और आप बात ही वो कर रहे हैं जो हर जगह तूफान आया हुआ है बेसिकली। तो गवर्नमेंट को चाहिए था, जैसे आप पहले भी फरमा रहे थे, कि गिरफ्तारी ना करती शायद। नहीं, देखिए, मैं आपको बता, जो देखें हम भी ऑपोजिशन में थे, तो ये ऐसे नहीं होता कि जो है वो कोई मिनिस्टर या हुकूमत ने हदायत दी होती है कि जी इन्होंने फलानी खातून को या फलाने बंदे को। देखें, वो ऑन ग्राउंड जो अफसर मौजूद होते हैं वो उसी वक्त अपना फैसला लेते हैं। और मैंने तो आपको बताया कि उनकी गिरफ्तारी से हमें नुकसान हुआ, उसका फायदा नहीं हुआ। जो विजुअल आए, जो तनकीद हुई, जो एक तो ये किसी ने इसको जो है इस पे कोई खुशी का इजहार नहीं किया कि यार इनको गिरफ्तार करके बड़ा अच्छा काम किया है। देखें, लेकिन ये जो डिसीजन होती है गिरफ्तारी की, वो ऑन ग्राउंड उस वक्त जो लोग होते हैं, मौजूद होते हैं, वो लेते हैं, उसके पीछे कोई कहने वाला नहीं होता। तो ये देखें, वो गिरफ्तारी मैंने तो आपको कहा कि ना होती तो हमारे लिए बेहतर था, और इस पे जरूर ये आगे आने वाले जो अगर कोई होते हैं इसके ऊपर हमें ख्याल रखना चाहिए। वो फिर बात का बतंगड़ बन जाता है जिसकी जरूरत नहीं होती। तो हमने ये ऑन ग्राउंड जो एहलकार थे उनका फैसला था, क्योंकि अब मुझे ये भी नहीं कंफर्म कि 144 लगी हुई थी सियालकोट में या नहीं, लेकिन अगर लगी हुई थी तो उस बेसिस पे उन्होंने गिरफ्तार किया होगा। ना होती गिरफ्तार तो बेहतर था।
अच्छा, इस मुद्दे को लेकर मैं आखिरी बात जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये हर दूसरा वी लॉग जो है वो इस मौजू पे आ रहा है और वी लॉग में बताया ये जा रहा है कि लंदन में एक बिजनेसमैन हैं, उनका लिंक था सियालकोट की उस फैमिली के साथ जिनकी मुबैना तौर पर कोई हाउसिंग सोसाइटी भी है और स्पोर्ट्स का काम भी करते हैं, और वो लंदन वाली जो पार्टी है वो लिंक्ड है बहुत किसी हसास और ताकतवर हल्के के साथ। तो यहां से ये सारा मामला ऑपरेट होता है। अब इसमें तासुर ये फिर दिया जाता है जब भी ये वी लॉगिंग की जा रही है कि शायद सिविलियन गवर्नमेंट का दोबारा से कोई अमल दखल नहीं, और ऑपरेशंस कोई और देख रहा है, कॉल्स कोई और ले रहा है, सारी चीज़ें कोई और चला रहा है। गवर्नमेंट जो है उसका बिल्कुल उसकी मजबूती या उसके लिए जितनी ग्रिप होनी चाहिए उसकी, वो शायद नहीं है। इस तरह का तासुर भी है। ये आखिरी बात जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, देखें, ये तो लोगों की ख्वाहिशात रहेंगी। एक टीम वर्क है और एक मुशावरत है, और उसके अंदर बहुत सारे फोरम्स ऐसे मौजूद होते हैं जहां प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे होते हैं और दीगर जो अदारे हैं उनके सरबराहान भी वहां मौजूद होते हैं। तो बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो मुशावरत के साथ, कंसेंसस के साथ मामला आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहां तक ये बात है कि फैसले कहीं और हो रहे हैं, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। माशी फैसले हों, मुख्तलिफ वजारतों के फैसले हों, वो वजारतें इंडिपेंडेंटली करती हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मॉनिटर करते हैं, और कोई मामलात नहीं है कि यहाँ जो है कोई। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो ये टीम वर्क है ये जारी और साजी रहेगा, और ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है ये टीम वर्क, इसमें कोई खलल नहीं आने लगा। और ये सारी जो ख्वाहिशात हैं, ये बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात हैं, ये कोई पूरी नहीं होने लगी। अच्छा सर, मुझे जो बात आपसे समझना है, अब ज़िमनी इंतखाबात का तहरीक-ए-इंसाफ बिलफर्ज बाइकआउट वाले फैसले पे वो अपना अगर वो कहती है कि यही फैसला है हमारा, बाइकआउट का फाइनल फैसला है हमारा, अब गवर्नमेंट के पास अपोजिशन ही नहीं रहेगी तो वो गवर्नमेंट काहे की रहेगी? गवर्नमेंट तो फिर जंगल में तनहा रह जाएगी जहां शेर किसी दिन उसका शिकार कर लेगा। तो आप अपोजिशन के साथ, खासतौर पर तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बैठिए और उन्हें कन्विंस कीजिए कि भाईजान आप अगर ज़िमनी इंतखाब ही नहीं लड़ेंगे तो हम काहे की हुकूमत रहेंगे। इस मौजू पे भी ब्रीफ कीजिएगा प्लीज। देखें, अगर वो दुम दबा के भाग रहे हैं मुकाबले से, तो जाहिर सी बात है इसका जो है बज़ाहिर तो लगेगा कि फ़ायदा होगा हुकूमत को कि वन वे इलेक्शन होगा, लेकिन हमें मुकाबले का कोई डर नहीं है। मुकाबला होना चाहिए और मुकाबला पीटीआई को करना चाहिए, और इस तरह के फैसले पीटीआई ने पहले भी किए। ये आपकी तजवीज़ के उनके साथ उनको बैठ के मनाया जाए कि वो इलेक्शन में आ जाए, मेरे ख्याल से ये अभी बड़ी प्रिलिमिनरी, बहुत सारे लोग जो पीटीआई के अंदर हैं जिनसे हमारी बात हुई वो भी इससे एग्री नहीं करते कि हमें मैदान जो है वो खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी तो ये देखें अनाउंसमेंट हुई है, अभी देखते हैं कि आगे पीटीआई क्या फैसला करती है। बहरहाल हमें कोई इसकी खुशी नहीं है कि अगर मैदान खाली होगा और वन वे इलेक्शन होगा। हम तो समझते हैं मुकाबला होना चाहिए और हम मुकाबला करके पीटीआई को हराएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर राना साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि ये दुम दबा के भाग रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, लेकिन पीटीआई के अंदर से भी बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं और ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफ़ों को लेकर वो सारा डिस्कशन जो कंट्रोवर्सी फैली है उसकी भी उन्होंने बड़ी पुरजोर तरदीद की है। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ऐसी कोई हलचल, ऐसा कोई बोलचाल नहीं है। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सलीम बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब की भी हंगामी मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, फिर वो तस्वीर जो सोशल मीडिया की जीनत बनी उसकी बदन बोली बड़ी दिलचस्प है, उस पर बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ा डिस्कशन चल रहा है। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि सब ठीक है ना, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, स्मूथली चल रही हैं? बहुत सारे लोग मुख्तलिफ स्पेकुलेशन करना शुरू हो गए हैं इस सारे मुद्दे को लेकर, सियालकोट वाले मामले को लेकर। देखिए, बातें तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बहुत सारी बातें बीच में ठीक भी हैं। ये जो दरफुंतनी मैं कहूँगा इसे, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने छोड़ी थी ब्यूरोक्रेट्स को लेके, इसके हवाले से मेरे ख्याल से हमने एक इस तरह सुनी है कि आधा सच बोलते हैं लोग, ये तो उन्होंने क्वार्टर सच बोला है। इसलिए कि वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स की जायदादें सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की जायदादें बाहर नहीं हैं। आप लंदन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, आयरलैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहाँ और भी बहुत सारे लोगों की जायदादें हैं।
उनमें और भी बहुत सारे आइनी इदारों के लोग हैं, उनका किसी ने जिक्र ही नहीं किया है। लंदन आधा बसा हुआ है जो पाकिस्तान के सियासतदानों के वहाँ असासे हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बात नहीं की है। मेरे ख्याल से इसकी सबसे ज़्यादा गंभीरियत जिसकी वजह से पार्टी के अंदर काफ़ी उबाल है वो ये है कि इस वक्त जो हुकूमत चल रही है, जिसके बारे में दावा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी, उनके वज़ीर आज़म का भी, कि हर चीज़ स्मूथ चल रही है, उसमें दो बड़े फैक्टर हैं। एक उसमें ये कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी सुर है, मखासमत नहीं है रवायत के बरक्स, और दूसरा ये कि ब्यूरोक्रेसी इनके लिए बहुत काम कर रही थी। अब ये ब्यूरोक्रेसी को लेके जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, एक भूचाल सा आ गया है, और मेरे ख्याल से ये कोई यानी बेमानी नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है, भूचाल आना चाहिए। इसलिए कि वो जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स के नाम से बुलाते हैं, वो इस बात पर तो ज़रूर परेशान होंगे कि हवाला दे दिया गया है उनका कि पुर्तगाल में वो जायदादें ख़रीद रहे हैं और शरीयत लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी के लोगों का जिक्र भी अगर वो कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। उन्होंने क्यों अपनी विजडम में बाकियों का जिक्र नहीं किया है, ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ गुफ्तगू ज़रूर होगी। पार्टी में उनकी 2 मुलाकातें हुई हैं नवाज़ शरीफ साहब से। ऑब्वियसली नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, जो इस हुकूमत के पीछे असल में तो वही हैं, तो उनको भी इसके ऊपर परेशानी और परेशानी लाहक होगी जो कुछ ख्वाजा आसिफ ने कहा है। अब ख्वाजा आसिफ के पास उसकी क्या प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि उन्होंने जनरल टर्म में बात की है, किसी एक ब्यूरोक्रेट का या 4 ब्यूरोक्रेट का या 10 ब्यूरोक्रेट का नाम लेके नहीं कहा है। तो ये सूरत हाल जो है मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होगी। मैं सर आपकी इजाज़त से सर मैं सिम्टम्स समझने के लिए ये पूछना चाह रहा हूँ। एक तरफ तो कुछ दिन पहले ये अफवाह तस्दीक में भी बदली कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत सारे मामलात से जो मौजूदा चल रहा है सारा सिलसिला, उससे बहुत सारे नाखुश थे। फिर फैमिली कट में भी ये डिस्कशंस हुए, बातें आगे तक गईं। फिर कुछ ख़ास लोगों के बारे में इकट्ठ हो गया कि भाई ये तो मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। दूसरा, यकदम हुकूमती वज़ीरों ने इमरान खान साहब को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर बार बार मुज़ाकरात की पेशकश करनी शुरू कर दी, और वो ये कहना शुरू हो गए कि सियासतदानों को मिल के काम करना चाहिए, सियासतदानों को सजाएं नहीं होनी चाहिए, इनको इकट्ठ होना चाहिए। ऊपर से ये कंट्रोवर्सी सियालकोट वाली सामने आ गई। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर देखें तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये सेम पेज के मामलात में आप समझते हैं तवाज़ुन उसी तरह बरकरार है, ये स्पेकुलेट ही हो रहा है, बस जिसका दिल चाह रहा है वो पतंगबाजी में ज़रा हवा का देख के कोई ना कोई बात कर देता है, वैसे कुछ नहीं है, ऑल गुड, सारा ठीक चल रहा है जैसे चल रहा था? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से उस्मान बुज़दार को लेके एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के बीच में थोड़ी सी बिटरनेस थी, उसी तरह की बिटरनेस मुझे दिखाई देती है ख्वाजा आसिफ साहब को लेके। जिस तरीके से मुतालबा किया गया था कि बुज़दार को हटा दें, इसी तरह से शायद ये मुतालबा भी हो रहा है कि उनको डिफेंस मिनिस्टर की पोजीशन से हटा दिया जाए। ये एक कंट्रोवर्सी है जो शायद अभी तक कवर्ड है, आने वाले दिनों में ये बिल्कुल सामने आने वाली है। और अगर ये सूरत हाल है तो मुस्लिम लीग नून और ये जो एलाइड गवर्नमेंट है ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई पंगा करना, और अगर करेंगे तो नताइज जो है वो फिर उसको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ऑल इज़ नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख़राबी है ज़रूर। ठीक है, अब सर मुझे ये समझना है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि हम ज़िमनी इंतखाबात का तो बाइकआउट करेंगे। आप तारीख को आपसे बेहतर सर कौन समझा सकता है, कौन सिखा सकता है? मैं यही बात आपके सामने रख रहा हूँ जी, और आप इसे समझना चाह रहे हैं कि ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ को किधर लेके जाएगा, क्या इस फैसले के जो है नुकसानात होंगे, और अगर ये फ़ैसला इसके रिवर्स करते हैं और ज़िमनी इंतखाबात में जाते हैं तो उसके समरात फिर क्या होंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस तरह के फ़ैसले जो है उसने पीटीआई को कभी सर्व नहीं किया है, नुकसान पहुँचाया है। अगर आपको याद हो, जो असम्बलियाँ तोड़ी गई थी, नेशनल असम्बली और पंजाब असम्बली, बहुत लोगों ने मशवरा दिया खान साहब को कि मत करेंगे, आपको इसका नुकसान होगा, और आपने देखा कि कितना खौफनाक नुकसान हुआ। ना ही तो इलेक्शन हाथ आया फौरी तौर पे, और ना ही उसका कोई फ़ायदा हुआ। नुकसान ये हुआ कि पार्टी के अंदर हिस्से बखरे हुए और नई रियलिटी सामने लाई गई कि वो शख्स जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा जाता था उसको प्रेसिडेंट बनाना पड़ा तहरीक इंसाफ का। इसी तरह की गलती अब ये हो रही है कि अगर वो मैदान छोड़ेंगे तो वो हुकूमत की टर्फ पे आके खेल रहे हैं, जो कि हुकूमत चाहती है कि पीटीआई आइसोलेट होती जाए। आप देखिए, इसके हवाले से 2 बातें अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि जूं वक्त गुजरता जा रहा है, पीटीआई की रेलेवेंस जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है।
अगर वो मैदान भी खुले छोड़ देंगे, एक तरफ डिस्क्वालिफिकेशन का सामना है उनको, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर इंतशार है, पार्टी के अंदर डिफरेंट राय मौजूद है मुख्तलिफ चीज़ों को लेके, और फिर ये मैदान भी खाली छोड़ेंगे तो इसका फ़ायदा किसी को नहीं होने जा रहा सिवाय इसके कि तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा। पार्लियामेंट के अंदर जो इस वक्त अलाइड गवर्नमेंट है उसकी पोजीशन फर्दर स्ट्रेंथन होगी। पीटीआई इस पोजीशन में भी नहीं रही है कि वो असम्बली का इजलास कन्वीन कर सके। तो खान साहब अगर अपनी ज़िद की नज़र हर चीज़ को करते जाएंगे तो उसका नुकसान किसी को नहीं होगा सिवाय पीटीआई और खान साहब के। जी अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताइए कि अब इसी पैटर्न को आप जब आगे बढ़ाते हैं तो किसी तरह की ऑपोजिशन पार्लियामेंट में जब होगी नहीं तो ये गवर्नमेंट जो है वो फ़कत गवर्नमेंट ही होगी, उसका ऑपोजिशन ही नहीं होगा। अब चीज़ें तो ज़िद से पहचानी जाती हैं, हुकूमतों की पहचान तो उनकी ऑपोजिशन से होती है जैसे अंधेरे की पहचान उजाले से है। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि फिर ये सिस्टम, इसकी मजबूती, इसके मसल्स बनना, इसकी पायदारी, और फिर वो जो लोग स्पेकुलेट करते हैं कि एक दिन आएगा वन फाइन मॉर्निंग चीज़ें बदल चुकी होंगी, शायद कौमी हुकूमत की तरफ जा चुकी हों, इस तरह की अफवाहें बड़ी शिद्दत से बड़ी देर से फैली हुई हैं, इन सारी बातों का सर क्या जवाब है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी रही है कि जितना वक्त गुजर जाए वो उनके लिए बेहतर और पीटीआई के लिए नुकसानदेह है। इसलिए कि आपने देखा वो बानी पीटीआई जिसके लोगों के कहने के ऊपर लोग हज़ारों की तादाद में बाहर निकल आते थे, बानी की अपनी कॉल के ऊपर भी 5 अगस्त को जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि खान साहब को जेल के अंदर रखा जाए, जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा पार्टी और बानी पार्टी दोनों इररेलेवेंट होते जाएंगे। हमने इसका नतीजा देखा। हमने देखा जो MNAs, MPAs और सेनेटर्स थे इनके, इन्होंने सिवाय खान साहब को खुश करने के, बयानात देने के या जलसे जुलूस करने के, पलट के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की तरफ देखा ही नहीं है। जब ये सूरत हाल होगी तो इनकी काल पर कोई क्यों निकलेगा? क्या हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में हशर नहीं देखा? एक ऐसी पार्टी जिसने 3 मरतबा मरकज़ में और पंजाब में हुकूमत बनाई इस बुनियाद पर कि उसकी सबसे ज़्यादा सीटें पंजाब में थी। तो पंजाब को अगर इस तरीके से आप डिसोन करेंगे, डिसकनेक्ट करेंगे, उसका नुकसान किसी को नहीं होगा सिवाय इसके कि पीटीआई जो है वो इररेलेवेंट होती जाएगी। दैट इज़ व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट वांट्स। खान साहब को ये चाहिए, इस वक्त 2 प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए उनकी। एक ये कि वो पार्टी के अंदर जितने धड़े हैं, जितने ग्रुप्स हैं, उन सब को ख़त्म करके पार्टी को एक यूनाइटेड पार्टी बनाने की कोशिश करें, जो सबसे बड़ा चैलेंज होना चाहिए, जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हाइप क्रिएट करने से पीटीआई की सियासी ज़िंदगी जो है वो महदूद होती जा रही है। बच्चे आ रहे हैं, फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल होगा, लोग बेनज़ीर का 1986 10 अप्रैल का इस्तकबाल भूल जाएंगे। वेयर आर दे? वो तहरीक को लीड करेंगे आके, और फिर देखिएगा क्या इंसानी सरों के समुंदर निकलेंगे। ये सब कुछ जो है ये नुकसानदेह है, ये ठीक नहीं है। अब इसके लिए मैं आई एम नो बडी टू एडवाइस खान साहब, बट खान साहब को अपनी पार्टी के बारे में देखना पड़ेगा। अब देखिए बातें हो रही हैं कि शेर अफजल मरवत को वापस लाए, तो भाई निकाला क्यों था? तो कहने का मतलब ये है कि डिसरे में है पार्टी। पार्टी की यूनिटी जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है खान साहब के लिए। अगर ये पार्टी इसी तरह हिस्से बखरों में रही और वक्त गुजरता गया और दूसरे इलेक्शन का टाइम आ गया तो पीटीआई विल रिपेंट। बड़े सीनियर जी, बड़ा मोतबर नाम सलीम बुखारी साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी अहम बात वो कर रहे थे। प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब की भी, नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, वो भी सोशल मीडिया पे हर तरफ सारा कंटेंट वायरल है सियालकोट की गिरफ्तारी को लेकर, इन सारे मामलात को लेकर। एग्जैक्टली आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची है, क्या हालात हैं बेसिकली? और लोग तो तरह तरह की उड़ा रहे हैं इन हालात को का फ़ायदा उठाते हुए। देखिए, इशू यही है कि जब आपके कोई लॉ ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, और जो शख्सियात हैं वो कानून से ऊपर हो जाएं, तो फिर ऐसे ही होता है जो अभी आप देख रहे हैं। तो इनका ये जो लंबी कहानी है, अब ये तो ज़ाहिर है कि जो तहकीकात हों उसके नतीजे में सामने आएगी बात, लेकिन बहरहाल ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है और जिसके ऊपर काफ़ी लोग जो है काफ़ी बातें कर रहे हैं। सो बहुत कुछ बातें जो हैं वो हमें भी मालूम ही है
काफ़ी लोगों को जो वेल इन्फॉर्म्ड है उनको मालूम ही है क्या कहानी है, और इस्लामाबाद में, लाहौर में काफ़ी इसके ऊपर जो है वो लोगों की गुफ्तगू जो है वो हो रही है। अच्छा चौधरी साहब, इन बातों को आप अगर जोड़िए इन बातों के साथ जिसमें मिनिस्टर्स यकदम तहरीक इंसाफ को बड़ी शिद्दत के साथ डायलॉग का मशवरा देते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप डायलॉग कीजिए, मतलब अगर ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ कायम रहती है अपने उस फैसले पर और वो इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेती, तो फिर ऑपोजिशन के बगैर हुकूमत काहे की रहेगी? और जंगल में अकेली अकलौती हुकूमत को जिसकी ऑपोजिशन ही नहीं होगी, शेर खा सकता है किसी दिन, अकेले रह जाएंगे सर। देखिए, बात अभी तक तो सच्ची बात यह है कि हुकूमत की तो मुझे समझ नहीं आई है कि वो क्या चाहते हैं। जिन मिनिस्टर्स की आप बात कर रहे हैं, सच्ची बात यह है कि ये तो वो मिनिस्टर्स हैं जो पहले दिन से ही ये कह रहे हैं। मतलब अगर राना सनाउल्लाह या साद रफीक साहब वगैरह को आप कहें तो वो तो ये अकल की बात पहले दिन से ही कर रहे हैं, तो उनको तो आप ना गिने ना। हुकूमत के साथ जो एस्टैब्लिशमेंट का, हुकूमत का इस वक्त जो पॉलिटिकल एक अंडरस्टैंडिंग है, वो तो सच्ची बात है कि हमारी समझ में तो, मेरी समझ में तो नहीं है। हुकूमत जितनी मजबूत है इस वक्त, एस्टैब्लिशमेंट जितनी मजबूत है इस वक्त, असूली तौर के ऊपर तो इस वक्त उन्हें टेम्परेचर नीचे लाने के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो तमाम तर वो काम किए जा रहे हैं जिससे टेम्परेचर ऊपर रहे। और अगर आप अकेले ही हुकूमत करना चाहते हैं और समझते हैं कि किसी और को या अपोजिशन को कोई राइट नहीं है हुकूमत में शामिल होने का, तो फिर ऐसे इक़दाम होते हैं जैसे किए जा रहे हैं। मतलब किस मुल्क में आप कोई और मिसाल दें कि जिसमें जो प्रोविंशियल असम्बली है उसका लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, फेडरल गवर्नमेंट के जो नेशनल असम्बली का लीडर ऑफ अपोजिशन डिस्क्वालीफाई हो जाए, डिप्टी पार्लिमानी लीडर डिस्क्वालीफाइड हो जाए, पार्लिमानी लीडर डिस्क्वालीफाई हो जाए। डजंट हैपन थिंग्स लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल तो ताकत, एक्सेसिव पावर इस्तेमाल हो रही है, और एक्सेसिव पावर के साथ मसला यही होता है कि पता नहीं चलता रुकना कहाँ है। मुझे नहीं लगता ये जो आप बात कर रहे हैं कुछ इस किस्म की सोच है कि पीटीआई को कोई वापस लाया जाए, इलेक्शनों में लाया जाए या कोई नॉर्मल किया जाए। हुकूमत में, एस्टैब्लिशमेंट में इस तरह की सोच मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, अब जो बानी पीटीआई डट गए हैं कि भाई किसी भी तरह हम ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करें, इसी फैसले पर वो रहें, अगर फ़र्ज़ करें और यही फैसला प्रिवेल करता है तो फिर कितना बड़ा सियासी ब्लंडर देखते हैं आप इसे, या आप समझते हैं कि ये ठीक फैसला है? नहीं, मेरे ख्याल में तो देखिए ना, आपने इमरान खान के पास चॉइस ही कोई नहीं छोड़ी है। अगर पीटीआई के अंदर तो लोग जो हैं वो तो जश्न का समा था ना कि हमें नए इलेक्शन, लोग नए बकरे मिल जाएंगे कुर्बानी के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए फंडिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गया है कि खान साहब ने जिन लोगों को पार्टी सौंपी है वो इतने छोटे लोग हैं कि वो असल में पार्टी के लोगों की कुर्बानियां देकर भी खुश हैं। और अगर आप देखें तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आप जितने लोग गिरफ्तार होते हैं, डिस्क्वालीफाई होते हैं, पार्टी के कोर कमेटी के अंदर पार्लिमानी पार्टी के अलावा जो बाकी लोग हैं वहाँ पे तो जश्न का समा होता है कि जी जान छुटी, और अब हम नए जो है वो लोगों को टिकट दे सकेंगे, कैंपेनें कर सकेंगे। एक जगह के ऊपर भी पार्टी किसी के साथ खड़ी नहीं हुई, जेल जाने वालों के साथ खड़ी नहीं हुई, और पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है वो तो कभी एक दिन जेल ही नहीं गई, ना उनके साथ कभी कुछ हुआ, ना उन्होंने कोई तकलीफ सही, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है इमरान खान का ये फैसला, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पीटीआई की अपने लीडरशिप के ऊपर तो बिजली बरत के गए। नहीं तो चौधरी साहब, आप फिर आज भी समझते हैं कि पंजाब हुकूमत की असम्बली या दीगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करना या असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के जो उस वक़्त के फ़ैसले थे, जब आप ये सारी चीज़ें करीब से देख भी रहे थे और पॉलिसी साजी में भी आपका बड़ा रोल था, वो दुरुस्त फैसले थे उस वक़्त? क्योंकि आज तो इमरान खान भी रिकॉर्ड पे आ चुके हैं कि वो फैसले उनके गलत थे और मिस कैलकुलेशन थी शायद। नहीं, ये किसने कहा आपको? इमरान खान ने कब कहा? सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, और इमरान खान आज भी ये समझते हैं कि वो फैसला दुरुस्त था। पता नहीं आपको किसने कह दिया आज। ये जो असम्बलियां हमने तोड़ी, जो सिस्टम से बाहर आए, आज तरीके इंसाफ की अगर ये पोजीशन है और पीटीआई आज इतनी बड़ी सियासी कुव्वत है, तो है ही उन फैसलों की वजह से। जिन जगहों के ऊपर हम बाहर नहीं आए, जहाँ जैसे आप कश्मीर में देखें, आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें, वहाँ पे तो पार्टी खत्म हो गई। अब आपने इतनी देर, ये 2 साल जो आप रहे हैं, साल से ऊपर हो गया आप पार्लियामेंट में हैं, क्या कारकर्दगी है? पार्टी का तो बेड़ा गर्क हो गया। इमरान खान की रिलीज की कोई बात ही नहीं कर रहा।
वही फैसले थे जिनकी वजह से पीटीआई इतनी बड़ी सियासी कुव्वत है, जिसकी वजह से आज जो है, और इमरान खान बिल्कुल आज भी यही समझते हैं कि वो फैसले दुरुस्त थे। मेरी नज़र में ठीक, जो फैसला गलत था वो दो फैसले गलत थे। एक तो हाइंडसाइट में जब हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिए, जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे, ठीक। और दूसरा फैसला जब हमें इलेक्शन मिल रहा था तो हमने इलेक्शन नहीं किया। ये दो फैसले असल तबाहकुन थे। बाकी असम्बलियों से बाहर आना, सिस्टम के खिलाफ डिफाइंस देना, ये तो बहुत अहम पॉलिटिकल फैसले थे। इमरान खान के अलावा किसमें इतनी जरूरत है इस तरह के बड़े फैसलों? यानी आप बेसिकली इंडोर्स कर रहे हैं कि इमरान खान ठीक फैसला ले रहे हैं और ये कर देना चाहिए इसी तरह ही, और ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाना चाहिए? कोई फायदा नहीं है। देखिए ना, इमरान खान को, मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि इन ज़िमनी इलेक्शंस में क्या आपको कैंपेन चलाने दी जाएगी? आंसर इज नो। क्या आपको जो है वो असेंबली में की कोई हैसियत इंपॉर्टेंस है? आंसर इज नो। जो लोग आपके डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, पार्टी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि ये लोग कुर्बान कर दें, फिर अगला नया सेट लें उनको कुर्बान कर दें? ये तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात हो। महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो पैगाम इमरान खान साहब को भेजा है वो यही भेजा है कि तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान चाहती है कि आप ना इस तरह कीजिए और रिव्यू कीजिए अपने इस फैसले को, और ज़िमनी इंतखाब में जाना चाहिए। आप इस बात पे क्या रिस्पॉन्ड है आपका? नहीं, तरीके तहफ़्ज़ुज़ पाकिस्तान बेचारी क्या है, उसकी क्या हैसियत है? तरीके तहफ़्ज़ुज़ पाकिस्तान पूरी मिलके भी एक एमपीए सीट नहीं जीत सकती। देखिए, वो तरीके तहफ़्ज़ुज़ पाकिस्तान की कोई हैसियत अहमियत नहीं है। वो तो अनफॉर्चुनेट है कि तरीके इंसाफ को उन पर रिलाय करना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल जितने लोग इस वक्त मिल जाएं अच्छी बात है। टीवी कैमरे की हैसियत तक हैसियत है उनकी। इसके अलावा तो देखिए ना, इमरान खान को मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं है इलेक्शन लड़ने। और वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, स्ट्रीट पावर की सूरत में लोग भी बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर होगा क्या सर? अगला मंजरनामा क्या है? ये बात आप सही कर रहे हैं ना कि अगर आपने इलेक्शन नहीं लड़ना तो तहरीक तो चलाएं। फिर आप जब तहरीक भी नहीं चल रही, आप सियासत भी नहीं कर रहे, अगर तो देखिए, अगर आपने सियासत करनी है, आप अलायंस नहीं बना सके, आप जो है वो कोई आपकी लॉबी नहीं है, उसके बाद आप देखिए आपकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नजर नहीं आती, दबाव हुकूमत के ऊपर कोई नहीं है, तो आपने या तो सियासत करनी है या स्ट्रीट मूवमेंट। और स्ट्रीट मूवमेंट अगर चलानी है तो फिर देखिए, इमरान खान की फैमिली को आगे आना पड़ेगा। अलीमा बीबी ने जो है वो बहुत बातें की हैं और लगता था कि वो उसको लीड करेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने लीड नहीं किया। और उनकी फैमिली जो है वो भी कंफ्यूज है, उनका समझ नहीं आती वो चाहते क्या है। भाई, अगर तो आप तहरीक चलाना चाहते हैं, या इमरान खान के बेटे चला सकते हैं, और अगर वो नहीं आते तो उनकी बहनें चला सकते हैं। तीसरा तो बंदा देखें ना, सलमान अकरम राजा या गौहर या इन लोगों से ये तवक्को करना कि वो कोई तहरीक चला देंगे, ये तो बच्चों वाली बात है। अलीमा बीबी इसको चाहिए कि वो देखें कि नुसरत भुट्टो ने जब तहरीक चलाई थी, कोई पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी थी। वो अकेली औरत थी जिसने कजाफी स्टेडियम में जाके लाठियां खाई थी। इसी तरह से जब कलसूम नवाज बीबी जो थी, उनकी वो गाड़ी उठाई गई, जो अब भी एक आइकॉनिक तस्वीर है। वो अकेली थी, सारी पार्टी छोड़ के जा चुकी थी मुशर्रफ साहब के साथ। तो जिन्होंने तहरीक चलानी होती है वो ये इंतजार नहीं करते कि करोड़ों लोग होंगे तो फिर हम निकलेंगे। और ये वजन उनकी बहनों ने उठाना है या उनके बेटों ने उठाना है, तीसरा कोई आदमी नहीं उठा सकता। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब जी, बड़ी अहम बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने कभी ये बात नहीं की कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का उनका फैसला जो था वो गलत था, बल्कि वो कह रहे हैं कि यही वो फैसले थे जिसने तहरीक इंसाफ को आज तक जिंदा रखा हुआ है और पॉपुलर तरीन जमात बनाया हुआ है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।